नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार, कोलकाता में बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे डेबरा में रैली और खड़गपुर में रोड शो। टीएमसी ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। राष्ट्रपति ने हरिवंश को राज्यसभा के लिए किया नामित। नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में आज लेंगे शपथ। बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम पर दिल्ली में चर्चाओं का दौर जारी। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग आज जारी करेगा अंतिम मतदाता सूची। 5.5 महीने की एसआईआर प्रक्रिया के बाद आज आएगी सूची। पार्टियों की चुनावी रणनीति पर पड़ेगा असर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर भड़के बेंजामिन नेतन्याहू। कहा, इजरायल के विनाश की बात बर्दाश्त नहीं। शांति वार्ता पर भारत में इजरायल के राजदूत ने कहा, बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है पाकिस्तान। और हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के टैक्स लेने पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। कहा, ये वो समझौता नहीं जो हमने किया। कल अमेरिका और ईरान के बीच होगी शांति वार्ता। आइए विस्तार से सभी खबरों को जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला है। ऐसे में दोनों दलों के दिग्गज जमकर प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में परिवर्तन लाने के लिए हुंकार भरेंगे। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के डेबरा विधानसभा में एक रैली को अमित शाह संबोधित करेंगे और फिर शाम 5 बजे खड़गपुर में एक रोड शो करेंगे। वहीं टीएमसी ने भी प्रचार में पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। सीएम ममता बनर्जी की स्वरूप नगर में जनसभा है। वहीं बशीरहाट में 2 चुनावी रैली में टीएमसी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेगी। साथ ही मेदिनीपुर में भी टीएमसी का रोड शो है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात भी लिखी है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। गृह मंत्री ने लिखा है कि टीएमसी से तंग आ चुका बंगाल अब बदलाव चाहता है। आज कोलकाता में मैं बंगाल को टीएमसी के आतंक के राज से आज़ाद कराने के आधार पर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करूंगा। इसके बाद मैं डेबरा वेस्ट मेदिनीपुर में एक पब्लिक मीटिंग और खड़गपुर में एक रोड शो के जरिए राज्य के भाइयों और बहनों से जुड़ने के लिए उत्सुक हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में हैं। अमित शाह आज खड़गपुर और डेबरा विधानसभा में हुंकार भरने वाले हैं। आपको बता दें कि खड़गपुर विधानसभा की बात अगर करी जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी से दिलीप घोष मैदान में है और टीएमसी से प्रदीप सरकार के बीच उनकी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो आपको ग्राफिक के जरिए भी बताते चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिलीप घोष, वहीं टीएमसी के उम्मीदवार प्रदीप सरकार हैं यहाँ पर, और कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ कांग्रेस की बात करें तो प्रिया चक्रवर्ती को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। तो काफी दिलचस्प हो चुकी है ये सीट भी। दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और यहाँ से उम्मीदवार हैं। साथ ही साथ टीएमसी ने अपने उम्मीदवार प्रदीप सरकार को यहाँ से मैदान में उतारा है और कांग्रेस की प्रिया चक्रवर्ती ने मैदान संभाला है। आपको बता दें कि डेबरा विधानसभा की बात अगर करते चलें तो डेबरा विधानसभा में बीजेपी ने शुभाशीष ओम को उम्मीदवार बनाया है। शुभाशीष ओम का मुकाबला टीएमसी के राजीव बनर्जी और कांग्रेस के चितरंजन जाना से होगा। तो डेबरा विधानसभा सीट का मुकाबला अगर समझे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी और कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभाशीष ओम यहाँ पर उम्मीदवार हैं। टीएमसी की तरफ से राजीव बनर्जी ने मोर्चा संभाल रखा है और कांग्रेस के चितरंजन भी यहाँ पर मैदान में है। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर भी लगातार जारी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी है। दरअसल हुमायूं कबीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ
जिसमें वो मुसलमानों को बेवकूफ़ कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद AIMIM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि हुमायूं कबीर के खुलासों से ये साफ हो गया है कि बंगाल के मुसलमान कितने कमज़ोर हैं। AIMIM ऐसे किसी भी बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिससे मुसलमानों की ईमानदारी पर सवाल उठे। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब, उपेक्षित और शोषित समुदायों में से एक हैं। दशकों तक धर्मनिरपेक्ष शासन रहने के बावजूद उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के पीछे AIMIM की नीति ये है कि हाशिए पर पड़े समुदायों की अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज हो। AIMIM बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी और आगे किसी भी पार्टी के साथ AIMIM का गठबंधन नहीं होगा। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच एक और बात खास है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर कई विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल की जीत के अंतर को SIR प्रक्रिया में हटाए गए मतदाताओं के आंकड़े चुनौती दे सकते हैं। जी हां, 2021 में कोलकाता की 11 सीटों पर तृणमूल ने जीत हासिल की थी। उन्हीं 11 सीटों के साथ साथ जिलों की कई सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के अंतर और SIR में हटाए गए मतदाताओं की संख्या के बीच बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। कौन कौन सी ऐसी सीट है जहां पर अंतर देखने को मिल रहा है, कुल मतदाता कितने हैं, भाजपा के, तृणमूल के वोट का कितना अंतर है और SIR में कितने नाम हटे हैं, ये भी आपको हम ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बेलियाघाट विधानसभा है, जोरासांको है, शामपुकुर है, मानिकतला है और काशीपुर बेलगाछिया, ये ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कुल मतदाताओं के आंकड़े के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव में कितना रुझान मिला और तृणमूल की बात करें और वोटों का अंतर यहां पर बहुत मायने रखता है, क्योंकि SIR में जो नाम हटे उसके बाद किस तरह से सियासी बदलाव यहां पर देखने को मिल सकता है, उस पर एक नजर ग्राफिक के जरिए। तो पश्चिम बंगाल में है परिवर्तन की लहर और किस तरह से SIR के बाद जो नाम हटे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन लाने का काम करेंगे, देखना होगा मतदान के साथ। पश्चिम बंगाल में चुनावी दौर में सुरक्षा को लेकर भी चुनाव आयोग खासा सख्त हो गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर एक ही दिन में 100 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें 81 इंस्पेक्टर और 19 सब इंस्पेक्टर को नई तैनाती दी गई है, जिनमें ज्यादातर अधिकारी लंबे समय से एक ही जिले में कार्यरत थे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ट्रांसफर किए गए सब इंस्पेक्टर चुनाव ड्यूटी में शामिल नहीं होंगे। सभी अधिकारियों को 10 अप्रैल तक नई जिम्मेदारी संभालते हुए कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करनी होगी। तो सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। लंबे समय से एक ही जिले में जो पदाधिकारी थे, जो पुलिस अफसर थे, उनका तबादला किया गया है, यानी कि लंबे समय से वो एक ही जिले में तैनात थे चुनावी ड्यूटी में, हालांकि ये लोग शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के निवर्तमान उपसभापति हरिवंश को उच्च सदन का सदस्य नामित किया है। हरिवंश का उच्च सदन के सदस्य के रूप में कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो गया था। उन्हें राज्यसभा का सदस्य उस रिक्ति को भरने के लिए नामित किया गया है, जो भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के सेवानिवृत्त होने के बाद उत्पन्न हुई थी। हरिवंश बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपने 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। उन्होंने उच्च सदन के उपसभापति के पद पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इसे राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार कल दोपहर नई दिल्ली पहुंचे और पुष्टि की कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। सूत्रों के अनुसार एनडीए के शीर्ष नेता नए मुख्यमंत्री के नाम और मंत्रिमंडल के बंटवारे को अंतिम रूप दे सकते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे, जहां बिहार में नेतृत्व और सत्ता साझेदारी को लेकर चर्चा होने की संभावना है। ज्वाइन कर लेंगे ना, समझ गए ना, तो तय कर लिए हैं, आपको बता दिए। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यही रहेंगे और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के बाद तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग आज अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर
फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा SIR की अंतिम मतदाता सूची जारी करेंगे। इस सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि मृत, स्थानांतरित या फिर अयोग्य पाए गए मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही कई प्रविष्टियों में सुधार भी किया गया है ताकि सूची अधिक सटीक और पारदर्शी बन सके। ये पूरी प्रक्रिया आगामी चुनावों को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद नागरिक अपने नाम की जांच ऑनलाइन कर सकेंगे। बीती 6 जनवरी को 12.55 करोड़ मतदाताओं की मसौदा सूची जारी की गई थी। उसके बाद 6 मार्च तक लोगों से इस ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां ली गई। कुल 86.69 लाख लोगों ने मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के लिए फॉर्म 6 भरा। वहीं 3.18 लाख लोगों ने नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरा। मतदाता सूची में 1.04 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके नाम का मिलान माता पिता, बाबा दादी या नाना नानी से ना होने के कारण उन्हें नोटिस दिए गए थे। वहीं 2.22 करोड़ लोग तार्किक विसंगति वाले थे। ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 12.55 करोड़ वोटर्स में से 6.88 करोड़ पुरुष और 5.67 करोड़ महिलाएं थी। जनगणना 2027 के लिए इस बार लोगों ने खुद ही डिजिटल पहल के तहत आत्मगणना की सुविधा का उपयोग किया। अब तक 5,72,000 अधिक परिवारों ने डिजिटल सुविधा का प्रयोग करते हुए आत्मगणना में हिस्सा लिया और इस डिजिटल सुविधा का फायदा उठाया। यह आंकड़ा इस पहल में बढ़ती भागीदारी को प्रदर्शित कर रहा है, दर्शा रहा है। बड़ी आसानी से ऑनलाइन अपने विवरण देने के विकल्प को चुनकर इन परिवारों ने राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए तेज, स्मार्ट और अधिक सुविधाजनक तरीके को अपनाया है। आत्मगणना करने के लिए आप se.census.gov.in लिंक पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और बड़ी ही आसानी के साथ जनगणना 2027 में हिस्सा ले सकते हैं। दिल्ली NCR में तेज और आधुनिक यातायात को बढ़ावा देने वाली नमो भारत परियोजना को लेकर गुरुवार को एक अहम दौरा हुआ। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का दौरा किया। इस दौरान PM के सलाहकार तरुण कपूर और आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कातेकेतुला भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने सरायकाले खां से दुहाई डिपो तक नमो भारत ट्रेन में सफर कर यात्रियों के लिए बनाई गई सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर NCRTC के MD शलभ गोयल ने परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि कॉरिडोर क्षेत्र में ट्रैफिक कम करने और शहरी विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। खबरों में बढ़ते हैं आगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय मॉरिशस के महत्वपूर्ण द्विपक्षीय दौरे पर हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग के नए आयाम स्थापित करना है। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर रामगुलाम से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम को भेजे गए संदेश में उन्होंने मॉरिशस को 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी के लिए बधाई दी और भारत के प्रतिनिधिमंडल की ओर से मिले गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार भी व्यक्त किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्च 2025 की मॉरिशस यात्रा का उल्लेख करते हुए दोनों देशों के संबंधों को एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का जिक्र किया। उन्होंने इस निर्णय को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक बताया। मॉरिशस में भारत द्वारा स्वास्थ्य, ऊर्जा, रक्षा, शिक्षा और श्रम के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के समर्थन को रेखांकित करते हुए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रेनल ट्रांसप्लांट यूनिट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही टिकाऊ ऊर्जा परियोजनाओं, ई-बस और फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जैसे सहयोग भी जारी हैं। इसके अलावा रक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए एक रक्षा अटैची की नियुक्ति की भी घोषणा की गई। डॉक्टर एस जयशंकर ने ऊर्जा सुरक्षा, विशेष रूप से तेल और गैस आपूर्ति समझौते को अंतिम रूप देने का भी जिक्र किया। उन्होंने भारत मॉरिशस साझेदारी को अद्वितीय और स्थायी बताते हुए भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत इस रिश्ते को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।
India and Mauritius share an expanding and dynamic partnership in clean energy and environment-friendly solutions. During this visit, I also look forward to the handing over of the last lot of e-buses to further strengthen sustainable public transportation and reduce carbon emissions. Building on our cooperation in renewable energy, including the 8-megawatt solar power plant at Henrietta, we also work closely with the International Solar Alliance and the Global Biofuels Alliance. I'm pleased to note that an Indian public sector enterprise is developing Mauritius' first floating solar power project, further strengthening the green dimension of our partnership. अमेरिका के दौरे पर गए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो से दोनों देशों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। साथ ही आपसी चिंता से संबंधित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर अपने आकलन का आदान प्रदान किया। इसके अलावा मिस्री ने FBI निदेशक काश पटेल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने संगठित अपराध, नशीले पदार्थों की रोकथाम और आतंकवाद से मुकाबले के लिए भारत अमेरिका के सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत अपनी पड़ोसी प्रथम नीति और म्यांमार की जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लगातार सशक्त बना रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को म्यांमार की राजधानी नायपिताव में एक महत्वपूर्ण लघु विकास परियोजना यानी कि स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना के तहत नायपिताव में एक आधुनिक स्कूल का निर्माण किया जाएगा जो सीधे तौर पर स्थानीय छात्रों के भविष्य को संवारने का काम करेगा। ये पहल भारत की उस निरंतर विकास सहायता का हिस्सा है जो पूरी तरह से म्यांमार के लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं और उनकी आकांक्षाओं पर केंद्रित है। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया ये निवेश न केवल म्यांमार में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा बल्कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को भी नई गहराई प्रदान करेगा। भारत और म्यांमार ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई देते हुए कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोनों देशों के बीच उड़द और अरहर के व्यापार को लेकर हुए मौजूदा द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन में अब अगले 5 वर्षों के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। अब ये समझौता साल 2031 तक प्रभावी रहेगा। इस अवसर पर पत्रों का आदान प्रदान म्यांमार में भारत के राजदूत और म्यांमार के वाणिज्य मंत्रालय के स्थायी सचिव के बीच संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में म्यांमार के उप वाणिज्य मंत्री महामहिम यू मिन मिन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। गौरतलब है कि कृषि और खाद्य क्षेत्र में व्यापार और निवेश सहयोग भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक कड़ियों को मजबूत करने का एक मुख्य स्तंभ है। इस विस्तार से न केवल भारतीय बाजारों में दालों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी बल्कि दोनों देशों के किसानों और व्यापारियों के लिए नए अवसर के द्वार भी खुलेंगे। श्रीलंका में चक्रवात से क्षतिग्रस्त रेलवे लाइन को भारत की मदद से फिर से शुरू कर दिया गया है। उत्तरी रेलवे लाइन पर ट्रेन सेवाएं आज से बहाल हो गई हैं। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग के मुताबिक उत्तरी रेलवे लाइन के उन हिस्सों को दुरुस्त किया गया है जो हालिया चक्रवात से बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। भारत ने इस परियोजना के लिए $5 मिलियन की अनुदान सहायता दी है जो कुल $450 मिलियन के विशेष पैकेज का हिस्सा है। बात गगनयान की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। इसरो ने दूसरे इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ये परीक्षण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया। AISDT गगनयान मिशन की सुरक्षा प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करना है। गगनयान मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को लगभग 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा में 3 दिनों के लिए भेजने और फिर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की योजना है। इस मिशन की उड़ान अगले वर्ष के लिए निर्धारित है। परीक्षण का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि लैंडिंग सुरक्षित हो। IADT-02 की सफलता ये साबित करती है कि इसरो का रिकवरी और पैराशूट सिस्टम
विश्वसनीय और सटीक रूप से कार्य कर रहा है, जो मानव मिशन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि को गगनयान मिशन की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। बुलेटिन में खबरों के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत नित नए कीर्तिमान रच रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने अपनी सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 45 गीगावाट की वृद्धि की है, जो अब तक की सबसे अधिक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि है। इसमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का असाधारण योगदान है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और विकसित भारत के दृष्टिकोण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जोशी ने आगे बताया कि देश ने मार्च 2026 में 6.65 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता दर्ज की है, जो एक महीने में अब तक की सबसे अधिक सौर ऊर्जा स्थापना है। इधर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को 115 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंपा है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 24 महिला एयर होस्टेस को 29.37 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी कीमत 37.74 करोड़ रुपए है। दरअसल खुफिया जानकारी के बाद ऑपरेशन धाबू ब्लिट्स चलाकर महिलाओं को पकड़ा गया। वहीं रैकेट के सरगनाओं को पकड़ने के लिए आगे की जांच अभी जारी है। पद्मश्री से सम्मानित शिवन पासवान ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर केंद्र सरकार के कदमों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। मुद्रा योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से भी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम हुआ है। अब राजनीति में 33% आरक्षण देकर महिलाओं को विधायक और सांसद बनने का अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए मैं भारत सरकार और मोदी सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरी यही उम्मीद है कि सरकार आगे भी महिलाओं को इसी तरह आगे बढ़ाती रहे। अभी जो नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रहे हैं महिला के ऊपर में, उज्ज्वल योजना चलाए हैं, गैस सिलेंडर चला दिए हैं, जो आँख टाँख सब बंद करते थे, महिला लोग को आँख अंधा होता था, इससे बचाए हैं। मुद्रा लोन चलाए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किए हैं। 33% आरक्षण राजनीतिक में भी दिए हैं, जिससे MLA MP बने हैं और महिला लोग आगे बढ़ रहे हैं। इससे मैं भारत सरकार का बहुत धन्यवाद देता हूं, मोदी सरकार का, कि बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं महिला के ऊपर में। इससे मैं बहुत बड़ा खुशी हूँ और धन्यवाद देता हूँ मोदी सरकार को कि ही ना आगे बढ़ते रहे, महिला लोग को आगे बढ़ाते रहे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए चंद्रकांत लहरिया ने कहा कि ये बदलाव कई क्षेत्रों में असर डालेगा। हर क्षेत्र में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मैं खास तौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र और महिला एवं बाल विकास को लेकर अधिक उत्साहित हूं, क्योंकि इन क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका बुनियादी और केंद्रीय होती है। दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं और वो बाकी आधी आबादी है वो महिलाएं उनको जन्म देती हैं, तो यह महिलाओं के महत्व को दर्शाता है। अब हम जानते हैं कि आज से कुछ सालों पहले 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, उसमें लोकल बॉडीज़ में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। लेकिन
नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो एक काफ़ी क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इसमें नीति निर्माण के हाईएस्ट लेवल पर महिलाओं को भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जब महिलाएं नीति निर्माण में आएंगी तो सबसे अधिक फायदा कुछ क्षेत्रों को होगा, जिनमें से स्वास्थ्य है, महिला बाल विकास है। हम जानते हैं कि इन क्षेत्रों में वैसे भी ग्रास रूट से लेकर काफ़ी हायर तक महिलाएं ही इस क्षेत्र का आधारशिला हैं, लेकिन जब नीति निर्माण में भी महिलाएं आएंगी तो निश्चित रूप से इन क्षेत्रों को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। जो नीतियां हैं वो पिछड़े दलित महिलाओं उनके अधिक काम करेंगे। किसी भी नीति का और किसी भी सरकार की कोशिश होती है कि वो सबसे पीछे और पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाए। खासतौर से हमारे देश में महिलाओं को काफ़ी सालों तक उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था कि अब समय आ गया है, और मुझे लगता है कि इस अधिनियम के बाद काफ़ी सारी जो समस्याएं थीं और काफ़ी सारी चुनौतियां थीं जिसमें महिलाएं पीछे रहती थी, वो उसको दूर करने में हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। खासतौर से आई एम रियली एक्साइटेड कि स्वास्थ्य क्षेत्र में और महिला और बाल विकास के क्षेत्र में जब महिलाएं आगे आएंगी तो निश्चित रूप से ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जो सभी तबके, सभी वर्ग और महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए काम करेंगे। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए अहम पहल कर रही है। इस पर नीरजा माधवन ने ऋग्वेद और अथर्ववेद का हवाला देते हुए कहा कि स्त्री की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का मतलब है उसे निर्णय लेने का अधिकार मिलना। उन्होंने कहा कि वेदों के अनुसार स्त्री के सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा करना राष्ट्र का दायित्व है। पिछले एक दशक में महिलाओं की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो इस दायित्व को निभाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। सुनिए। स्त्री स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का तात्पर्य ही है निर्णय लेने का अधिकार, और पिछले एक दशक में स्त्रियों की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ने ऋग्वेद और अथर्ववेद के उस कथन को भी संपुष्ट किया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी स्त्री का सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा राष्ट्र का दायित्व होता है। किस तरह से पिछले एक दशक से राष्ट्र ने अपने उस दायित्व को पूर्ण किया है या निभाता चला आया है, यह हम सब ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ऐतिहासिक बदलावों का प्रस्ताव पेश करने जा रही है। इस फैसले पर लीबिया लोबो सूर्यकुमारी ने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये निश्चित रूप से महिलाओं के लिए एक वरदान साबित होगा। हमें अफसोस है कि इसमें इतना अधिक समय लग गया, क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं थीं जो योगदान दे सकती थीं, लेकिन उन्हें ये अवसर नहीं मिल पाया। फिर भी हमें खुशी है कि आने वाली पीढ़ियों की महिलाएं अब ये अवसर पा सकेंगी और आगे बढ़ेंगी। I'm very happy about it. Only sad that it has taken 27 years to make so much headway. It is not even complete yet. It will be definitely a boon for women. And we are sorry that it has taken so much time, that so many women who could contribute also have not had the chance to do it. But anyway, we are happy that the future generations will be able to do it. रुक करते अन्य खबरों का। अविभाजित आंध्र प्रदेश भारत के कट्टरपंथी वामपंथी आंदोलन का उद्गम स्थल था, लेकिन दोनों उत्तराधिकारी राज्यों में ये अब अपने अतीत की एक धुंधली छाया मात्र रह गया है। खासकर तेलंगाना का कर्रेगट्टू, जो एक वक्त नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, जहां पुलिस या सरकार का साया नक्सलियों की गोलियों की आवाजों से गूंजती थी, आज यहां विकास का उजियारा है। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट है। सड़क, पानी और मूलभूत सुविधाओं ने गांव की पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया है। गोलियों की गूंज और सेना के साथ मुठभेड़ कभी करेगुटा की आम दिनचर्या का हिस्सा थी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों की सीमाओं के पास होने के कारण पामुनूरू, डोली, टडीपला नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन सरकार द्वारा सीआरपीएफ कैंप बनने के बाद से पूरे क्षेत्र की तस्वीर और तकरीर दोनों बदल गई। अब गांव में लोग बिना डर और भय के जीवन जी रहे हैं। अविभाजित आंध्र प्रदेश में सरकार की कार्रवाई के डर से माओवादियों ने छत्तीसगढ़ को उनका नया अड्डा बनाया। प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के पोलिट ब्यूरो और केंद्रीय समिति के सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा तेलुगु भाषी है।
संगठन के केंद्रीय समिति सदस्य रामचंद्र रेड्डी उर्फ चलपति को सुरक्षा बलों ने 20 जनवरी 2025 को मुठभेड़ में मार गिराया। 1 करोड़ इनामी नक्सली चलपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले थे। उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, सभी जगह पे सीआईएसएफ ने नक्सल अभियान के उन्मूलन में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर అని చెప్పి అంటే यहाँ हमने पहले पहल में करीब 13 से 14 किलोमीटर की सड़क बना दी है ताकि यह जगह बाकी प्रांतों के लिए खुल जाए। यहाँ हमने 2 से 3 महीने पहले कैंप खोला था। अब जल्द ही सिविल पुलिस आउटपोस्ट और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर भी खोला है। छत्तीसगढ़ से सटके हैं, इसलिए वहाँ के लिए भी आवाजाही का मार्ग सुगम हो जाएगा। तो आइडिया इज दैट वी हैव टू डेवलप द एरिया। आंध्र प्रदेश के नक्सलियों का गढ़ बनने के पीछे एक दिलचस्प दास्तां है। वो 1974 का दौर था जब पहली बार 1975 में स्थापित रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन ने एक सम्मेलन आयोजन किया। गौर करने वाली बात यह है कि 25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल की घोषणा की थी। इस सम्मेलन का आयोजन इससे ठीक कुछ दिन पहले हुआ था। आपातकाल में दर्जनों आरएसयू के नेता सलाखों के पीछे डाल दिए गए, लेकिन कुछ बच निकलने में सफल रहे। यही इस संगठन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन ने गांव में बैठकें कर संगठन को धार देना शुरू किया। करीमनगर और आदिलाबाद में किसानों और दलितों के लिए जमीन की मांग की और सरकार पर 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करने का दबाव बनाया। 1978 में वारंगल में आरएसयू का दूसरा सम्मेलन हुआ, जिसमें चेरुकुरी राजकुमार उर्फ आजाद आंध्र प्रदेश के राज्य अध्यक्ष बने। 1978 से 1985 के बीच माओवादी आंदोलन में तेजी से भर्ती बढ़ी। 1980 के दशक तक उत्तरी तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल, मुलुगु और आदिलाबाद जैसे जिले माओवादियों के गढ़ बन गए। 1980-81 में दंडकारण्य क्षेत्र में हुए शुरुआती दस्तों में अधिकांश कार्यकर्ता तेलंगाना से थे। देखते ही देखते नक्सलवादी रूपी यह जहर पूरे देश में फैल गया, लेकिन लोग उस विभत्स दौर को अब पीछे छोड़ चुके हैं। पहले के मुकाबले सड़क आने से काफी अच्छा लग रहा है। पामुरू में भी सड़क आ जाने से गाड़ियां जा सकती हैं, जिससे अगर वहां गांव वालों को बुखार हो या कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज कराने आ सकते हैं। बीएसएफ कैंप से अच्छी मदद मिल रही है। गवर्नमेंट కూడా చూడలేదు, ఆధార్ కార్డు లేదు, రేషన్ కార్డు లేదు, అంగన్వాడీ లేదు, స్కూల్ లేదు, పిల్లలకి బడి పెట్టమంటే आधार कार्ड కూడా లేదు। చాలా భయంగా ఉండేది। కరగుట్ట ప్రాంతాల్లో तब बहुत डर लगता था। नक्सल होने की वजह से पुलिस भी कहती थी उस तरफ सावधानी से जाना, पर अब डर नहीं है। कैंप बीएसएफ 39 हम लोग भी अच्छा हो गया अभी पुलिस लोग आए, लेकिन हम लोग के गांव में केंद्र और राज्यों के सहयोग से अब नक्सलवादी समाज की मुख्य धारा से बड़ी संख्या में वापस आए हैं। जहां विकास की बयार नहीं पहुंची थी, वहां सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने जमीन पर तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। सड़क, स्कूल और पानी जैसे मूलभूत सुविधाएं आने से लोगों के चेहरे पर मुस्कान है और लंबी हिंसा के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विजन में देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया। केंद्रीय बलों के सहयोग से चलाए गए अभियानों ने माओवादी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की कमर तोड़ दी। करेगुटा क्षेत्र में हिंसा का रास्ता छोड़ अब आत्मसमर्पित नक्सली समाज की मुख्य धारा से जुड़कर बदलाव की नई गाथा लिखने के लिए चल पड़े हैं। करेगुटा अब माओवादी मुक्त भारत के लक्ष्य का प्रतीक बन रहा है। सरकार का लक्ष्य योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का है। सरकार विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इसको जी-जान से पूरा करने में जुटी है। डीडी न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ से सोमेश पटेल की रिपोर्ट। और अब बात आज के दिन के इतिहास से जुड़ी हुई। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह की नींव का दिन कहा जा सकता है। भारत की आज़ादी के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक मील का पत्थर माना जाता है। इसी आंदोलन की वजह से देशवासियों ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के तौर पर पहचाना। गांधी ने यही हिंसा को एक कामयाब विचार के रूप में रोपा और उनके सत्याग्रह के अहिंसक हथियार की पहली प्रयोग स्थली भी चंपारण ही बना, जहां गांधी ने अपने मनबल और चंपारण के जनबल के बूते चंपारण सत्याग्रह चलाया और गोरे नीले ठेकेदारों के खिलाफ जंग जीती।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह न सिर्फ भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खुली चुनौती दी थी। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय इतिहास में न केवल गांधी की भूमिका को तय कर दिया, इसने भारतीय किसानों को अपनी असली ताकत का एहसास भी कराया। और इसी का नतीजा था कि अंग्रेजों की 150 सालों की हुकूमत अगले 30 साल में सिमट गई। दरअसल औद्योगिक क्रांति के बाद से ही यूरोपीय बाजारों में भारतीय नीलों की भारी मांग थी। इसे देखते हुए अंग्रेज भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराते और उसे बेचकर मुनाफा कमाते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के बाद बिहार से प्राकृतिक नील की यह मांग काफी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में ब्रिटिश बागान मालिकों ने 3 कठिया व्यवस्था के तहत चंपारण के किसानों को अपने खेतों में नील की खेती करने के लिए जबरन बाध्य कर दिया। 3 कठिया व्यवस्था के तहत किसान 1 बीघा जमीन में से 3 कट्टा जमीन पर नील की खेती करने के लिए विवश थे। यही नहीं, नील की खेती के अलावा नीलहे गोरों की जमीन पर किसानों को बेगार भी करनी पड़ती थी और कई तरह के अवैध कर भी देने पड़ते थे। ब्रिटिश बागान मालिकों के इस जुल्म से पीड़ित चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने दिसंबर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलकर उन्हें नीलहे गोरों का अत्याचार बताते हुए चंपारण चलकर किसानों की दुर्दशा खुद देखने का आग्रह किया। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 10 अप्रैल 1917 को जब महात्मा गांधी बिहार आए तो उनका एकमात्र मकसद चंपारण के किसानों की समस्याओं को समझना, उनका निदान करना और नील के धब्बों को मिटाना था। 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण की मोतिहारी पहुंचे और किसानों की स्थिति और हालात जानने में जुट गए। महात्मा गांधी के इस कदम से घबराकर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत सार्वजनिक शांति भंग करने का नोटिस जारी किया। लेकिन गांधी जी बिना विचलित हुए अदालत में उपस्थित होकर स्वयं अपनी पैरवी की। महात्मा गांधी ने इसके बाद अगले कई महीने मोतिहारी और बेतिया में बिताए। गांधी जी ने किसानों के बयानों को इकट्ठा कर तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेटे को सौंपा। गांधी जी की जांच पड़ताल के आधार पर जून 2017 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई गई। सरकार ने गांधी जी को भी इस समिति का सदस्य बनाया। समिति की सिफारिशों के आधार पर नील की जबरन खेती से चंपारण के किसानों को मुक्ति मिल गई और 3 कठिया व्यवस्था का अभिशाप हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इसके साथ ही किसानों के लगान भी कम किए गए। इस तरह सही मायने में भारतीय स्वतंत्रता का बीज रोपण चंपारण सत्याग्रह से ही शुरू हुआ और किसानों की शोषण से मुक्ति की जो शुरुआत चंपारण से हुई वह देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गई और महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी के सपने देखने लगा, जो 15 अगस्त 1947 को साकार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देख लेते हैं खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से इजराइल के विनाश का आह्वान बेहद आपत्तिजनक है। ऐसा बयान किसी भी सरकार की ओर से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से ऐसे देश के ऐसे बयान से तो नहीं जो शांति के लिए निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा करता है। इससे पहले लेबनान पर इजराइल के हमले को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि इजराइल बुरा और इंसानियत के लिए अभिशाप है। जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है तो वो लेबनान में नरसंहार जारी रखे हैं। आसिफ ने लिखा था कि इजराइल बेगुनाह नागरिकों को मार रहा है, पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान। खून खराबा जारी है। उन्होंने आगे लिखा था कि मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनी धरती पर इस कैंसर जैसे राज्य का निर्माण किया है वो नरक में जले। और भारत में इजराइल के राजदूत
रूवेन अजार ने पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक करार दिया है। इजराइल के राजदूत ने कहा कि हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इस स्थिति से निपटने के लिए हम अपने अमेरिकी दोस्तों पर निर्भर हैं। Well, we don't trust Pakistan. I think that they have been behaving very problematically when it comes to sponsoring of terrorism. They don't recognize our state. The Americans have decided to get their assistance, their facilitation. That is their choice. From our point of view, we trust our American friends to do whatever is needed in order to deal with the challenges that we have in front of us. ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्तों के सीज फायर के बाद से ही लगातार कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं और अब इसी बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने अपने लिखित संदेश में अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो अपने अधिकारों की रक्षा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में ईरान अपने वैध अधिकारियों से पीछे नहीं हटेगा। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि खामनेई ने ईरान की हॉर्मुज पर रणनीति को नए चरण में ले जाने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि ईरान अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई और अपने शहीदों का बदला लेने के लिए दृढ़ है। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तेहरान इस संघर्ष को रणनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों ही नजरियों से देखता है। हालांकि मुज्तबा खामनेई को अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। उन्हें अपने पिता की जगह पर नियुक्त किया गया है, जिनकी फरवरी 28 को प्रारंभिक हमलों में हत्या हो गई थी। वहीं पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा संदेश दे डाला है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले टैंकरों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा कि अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत बंद किया जाए। इजराइल और लेबनान के बीच जारी संघर्ष के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ यथाशीघ्र वार्ता शुरू करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यह फैसला लेबनान की ओर से बार बार किए गए अनुरोधों के जवाब में लिया गया है। नेतन्याहू ने कहा कि प्रस्तावित बातचीत का मुख्य उद्देश्य हिजबुल्लाह को निरस्त करना और इजराइल लेबनान के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल बेरूत को सैन्य मुक्त करने के लिए लेबनान के प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील का स्वागत करता है। ये वार्ता लंबे समय से जारी तनाव को कम करने और स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के दूत जेन अर्नॉल्ट ने तेहरान में ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी से मुलाकात की और शांति प्रयासों पर चर्चा की। यूएन के अनुसार दूत ने हमले से प्रभावित इलाकों का दौरा कर शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। इसी बीच यूएन ने लेबनान में हुए इजरायली हवाई हमलों की निंदा की है, जिनमें भारी जनहानि और बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को नई मजबूती मिलने जा रही है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी कि ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर 14 से 17 अप्रैल तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने पर जोर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस यात्रा से भारत और ऑस्ट्रिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा मिलेगी। रुक कर लेते खेल की खबरों का। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। राजस्थान की टीम 3 मैच में 3 जीत दर्ज करने के बाद अंक तालिका में शीर्ष पर है। राजस्थान ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को मात दी थी। वहीं आरसीबी ने 2 मैच खेले हैं और दोनों में जीत दर्ज की है। आरसीबी ने पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी थी। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे और खेल से जुड़ी हुई खबरों की हम बात कर रहे हैं तो एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करते हैं। भारतीय महिला टीम ने एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने कुल 10 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारतीय बॉक्सर मीनाक्षी ने 48 किलो भार वर्ग में मंगोलिया की नोमुंडारी एनक अमगालन को 5-0 से हराकर दिन का पहला स्वर्ण पदक जीता। प्रीति ने 54 किलो भार वर्ग में चीनी ताइपे की हुआंग शियाओ वेन को 5-0 से हराया। प्रिया ने फाइनल में उत्तर कोरिया की वॉन उन ग्यों को 3-0 से हराकर भारत के स्वर्ण पदक की संख्या में इजाफा कर दिया। अरुंधति ने 70 किलो भार वर्ग में कजाकिस्तान की बकित सईदेश को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता और इसके अलावा जैस्मिन अल्फिया पठान ने फाइनल में मिली हार के बाद रजत पदक हासिल कर लिया। भारत के 2 पुरुष बॉक्सर आज फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। ब्राजील के ऑलराउंडर लॉरा कार्डोसो T20 की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है। वे महिला या पुरुष क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली खिलाड़ी हैं। लॉरा ने बोत्सवाना में कालाहारी महिला T20 टूर्नामेंट के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले T20 में किसी भी गेंदबाज के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड भूटान के सोनम येशे के नाम था, जिन्होंने म्यांमार के खिलाफ 8 विकेट लिए थे। महिलाओं में इससे पहले का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इंडोनेशिया की रोमालिया का था, जिन्होंने मंगोलिया के खिलाफ 7 विकेट लिए थे। एंडी रॉबर्टसन इस सीजन के अंत में लिवरपूल छोड़ देंगे। उनका करार इस सीजन के अंत में खत्म हो रहा है। रॉबर्टसन 2017 में हल सिटी से लिवरपूल आए थे। उन्होंने लिवरपूल के साथ 2 प्रीमियर लीग खिताब और चैंपियंस लीग जीतने में कामयाबी हासिल की। श्रीलंका के लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा चोटग्रस्त होने के कारण आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनका रिप्लेसमेंट मांगा है। हसरंगा के स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के लेफ्ट आर्म स्पिनर जॉर्ज लिंडे शामिल हो सकते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम 4 मैचों की सीरीज खेलने के लिए कल शाम बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अर्जेंटीना के ब्यूनोस आयर्स के लिए रवाना हो गई। ये सीरीज 13 से 17 अप्रैल के बीच खेली जाएगी, जहां टीम मेजबान अर्जेंटीना से भिड़ेगी। टीम की नियमित कप्तान सलीमा टेटे बीमारी के कारण इस दौरे पर नहीं जा सकी हैं। उनके स्थान पर अनुभवी फॉरवर्ड नवनीत कौर टीम की कमान संभालेंगी। ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में गुरुवार को क्रिकेट जगत की महान हस्तियों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्टेडियम के एक स्टैंड और 3 प्रवेश द्वारों का नाम भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों के नाम पर रखा गया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों रवि शास्त्री स्टैंड, दिलीप सरदेसाई गेट, डायना एडुल्जी गेट और एकनाथ सोलकर गेट का अनावरण किया गया। ये समारोह मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने क्रिकेट इतिहास रचा है, उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी और ये सम्मान उन्हें दी गई एक शानदार श्रद्धांजलि है। समारोह के दौरान भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों रवि शास्त्री, दिलीप सरदेसाई, डायना एडुल्जी और एकनाथ सोलकर के भारतीय क्रिकेट में दिए गए योगदान को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप ये सम्मान समर्पित किया गया। दक्षिण अफ्रीकी टीम लायंस ने बेयर्स स्वैनपोएल का घरेलू करार रद्द कर दिया है। वनडे कप फाइनल के दौरान बेयर्स एनओसी के बिना ही मैच के बीच में ही टीम छोड़कर चले गए थे। कोई टेस्ट जीतने वाली भारत की पहली टीम के सदस्य रहे सीडी गोपीनाथ का चेन्नई में निधन हो गया। वो 96 वर्ष के थे। वो भारत के सबसे उम्रदराज और दुनिया में नील हार्वी के बाद दूसरे सबसे उम्रदराज क्रिकेटर थे। 1 मार्च 1930 को जन्मे गोपीनाथ ने भारत के लिए 8 टेस्ट और मद्रास के लिए 83 प्रथम श्रेणी मैच खेले। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट 1960 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेला था। रुक करते हैं अगली खबर का। अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने कम टेस्ट मैच खेलने का फैसला किया है। वो अफगानिस्तान के लिए लंबे समय तक खेलना चाहते हैं और वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए उन्होंने ये फैसला किया है।
इसके अलावा कार्लोस अल्कराज ने मोंटे कार्लो मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अल्कराज ने टॉमस एचवेरी को 3 सेट में मात दी। क्वार्टर फाइनल में अल्कराज का सामना अलेक्जेंडर बुलिक से होगा। अल्कराज प्रतियोगिता के मौजूदा चैंपियन है। यानिक सिनर मोंटे कार्लो मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सिनर ने टॉमस मकाच को मात दी है। क्वार्टर फाइनल में सिनर का सामना फेलिक्स ऑगर से होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक दिन एक उत्सव डीडी न्यूज की इस खास सीरीज की। मार्गशीर्ष अगहन माह में भगवान काल भैरव का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए उज्जैन स्थित काल भैरव मंदिर में इस दिन विशेष उत्सव बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। परंपरा अनुसार भगवान का दिव्य श्रृंगार किया जाता है और रात्रि 12 बजे विधि विधान के साथ पूजन कर भव्य महाआरती की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस अवसर पर उज्जैन में भक्तजन दूर दूर से मंदिर पहुंचते हैं और पूरे दिन व्रत रखकर भैरव बाबा का ध्यान भी करते हैं। शिप्रा तट पर स्थित यह मंदिर आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसीलिए इस रात्रि विशेष साधनाओं का भी आयोजन होता है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई पूजा से भय, शत्रु और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, साथ ही साथ मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। उज्जैन का भैरव मंदिर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है। उज्जैन में शहरी सीमा से 5 किलोमीटर दूर स्थित काल भैरव को नगर का कोतवाल भी कहा जाता है और यहाँ इसी स्वरूप में इनकी पूजा होती है। भक्त भी मानते हैं कि काल भैरव की उपासना से भय, शत्रुता और अचानक आने वाले संकटों से भगवान रक्षा करते हैं। कालाष्टमी पर नियमित व्रत और दान से नकारात्मक कर्मों का शमन होता है, इसलिए इस दिन दान और सेवा का विशेष महत्व है। दरअसल भैरव बाबा को भगवान शिव के द्वारा पाप और उद्दंडियों को सजा देने के लिए प्रकट किया गया था। यहाँ भगवान को मदिरा का भोग अर्पित किया जाता है। भैरव बाबा को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है और उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। साल में ऐसे 2 अवसर आते हैं जब भैरव बाबा स्वयं मंदिर से बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसमें पहला दिन जल झूलनी एकादशी का होता है और दूसरा अगहन मास की नवमी का होता है। परंपरा के अनुसार अष्टमी की रात 12 बजे भगवान भैरव बाबा की जन्म आरती होती है और उसके अगले दिन दोपहर 4 बजे मंदिर से पालकी यात्रा निकाली जाती है। इन दोनों ही दिन भगवान का पूजन प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाता है। कालाष्टमी बाबा काल भैरव को समर्पित है। ये दिन भय, बाधा और नकारात्मक कर्मों से मुक्ति के लिए विशेष माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो जीवन में असुरक्षा, डर या रुकावटों का सामना करते हैं, यदि वो कालाष्टमी पर भैरव बाबा का पूजन करते हैं तो उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। सच्चे मन से की गई भक्ति से भैरव बाबा अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। नमस्कार।